इंडिया का मिडिल क्लास कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे कि पैसा 5 साल में डबल हो जाए। आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि हर मिडिल क्लास या कोई भी क्लास का बंदा ये सोचता है कि मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो मुझे वो इन्वेस्टमेंट करनी है ये जो 2 साल पहले मेरे फ्रेंड ने की थी या मेरे रिलेटिव ने की थी। तो वहाँ पे आके वो फंस जाते हैं। मेरे पास कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि निशान जी मेरा 2 करोड़ का बजट है, मुझे वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा चाहिए, मुझे ROI चाहिए या फिर मुझे रेंटल इनकम चाहिए लाइफ टाइम की। तो मैं उनको अकॉर्डिंगली गाइड करूंगा। मैं उनको 2 करोड़ में, फिर गुड़गांव में मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है देने के लिए कि मैं उनको कोई ऐसा प्रोडक्ट दे पाऊँ जो 2 करोड़ लगा के या तो वो एप्रिसिएशन ले पाएँ उसके ऊपर या फिर वो अच्छा रेंटल ही कमा पाएँ। तो अगर आप दुबई में प्री लॉन्च में किसी प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं अराउंड 2 करोड़ के टिकट साइज में भी, अगर आप आज एंटर कर रहे हैं, अगले 3 साल में वो प्रॉपर्टी बन के मिलेगी, तो आप ईयर ऑन ईयर 10 से 15% का एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। एंड रेंटल इनकम वो 6% से 11-12% की आपको रेंटल इनकम भी आती है उसके ऊपर। थोड़ा कड़वा सवाल है, लोग फ्रॉड करने के लिए बहुत बैठे हुए इस इंडस्ट्री में। बिल्डर बहुत बदनाम कौम है, का रियल एस्टेट ब्रोकर वो अलग बदनाम है। तो कैसे भरोसा करे एक आदमी, किस तरह से उसका क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए? फ्रॉड होते हैं ब्रोशर सेलिंग पे। आप ब्रोशर खरीदते हो, आप मार्केटिंग खरीदते हो। ब्रोशर नहीं खरीदना है, हमें खरीदनी है डॉक्यूमेंटेशन। हम अगर लैंड ले रहे हैं, हम जाके देख नहीं सकते, एटलीस्ट हम डॉक्यूमेंट्स तो देख सकते हैं। करीबन 12-15 लाख में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है धुलेरा में, तो 50 लाख में हम 4 प्लॉट ले सकते हैं धुलेरा में 150 गज के। अच्छा। और उसमें जो पोटेंशियल है आने वाले 4 से 5 साल में बेयर मिनिमम, बहुत कंजर्वेटिव नंबर बोलूंगा, 2 to 3x का पोटेंशियल है बेयर मिनिमम। 3x। तो धुलेरा में इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर से भी आ रही है। तो मेरे क्लाइंट्स हैं जो सिंगापुर रहते हैं, जो US रहते हैं, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन धुलेरा। सबने 3-3, 4-4 प्लॉट लेके छोड़ दिए हैं, बिकॉज एवरीवन नोज कि गवर्नमेंट अगर इतना पैसा लगा रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रही है गवर्नमेंट, तो वो वेस्ट नहीं जाने देगी। गोवा में प्रॉपर्टी का क्या सीन है? दिल्ली NCR से महंगी है, सस्ती है, या कैसा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, क्या है? गोवा में अनक्लेम प्रॉपर्टीज बहुत थी, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, क्योंकि अनक्लेम प्रॉपर्टीज के आप टाइटल क्लियर करा ही नहीं सकते। जिसका कोई क्लेमेंट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी कभी सेल नहीं हो सकती। तो ट्रेडर की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत तेज होती है, उसकी वजह से एंड यूजर को लॉस होता है। जहाँ पे एंड यूजर सोचता रह जाता है कि मैं लूंगा और वो लेट कर देता है, वहीं पे ट्रेडर क्या करता है, प्री लॉन्च में जब बिल्डर ने लॉन्च भी नहीं किया होता, उससे पहले ही अपना 1 चेक देके 4 चेक देके अपनी 4 यूनिट्स बुक करा दी एक बहुत नीचे के प्राइस पे। कि गुरुग्राम या फिर गोवा, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूँ, गोल्ड में करूँ, SIP करूँ, नॉर्मल FD में रखूँ, कहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा मुझे, बेहतर कहाँ है? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी, मेरे साथ मेरे मित्र अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार अभिषेक, हमने रियल एस्टेट पर पहले भी बात की है और आज थोड़ा डिफरेंट एंगल से बात करेंगे। एक दौर होता था जब जो प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है, ज़मीन जायदाद जो होती है, उसको लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत भर के खरीदते थे। जैसे मकान है, दुकान है या ज़मीन है, जितनी ज़रूरत हुई उतना ले लिया उन लोगों ने। उससे लोगों का इमोशनल कनेक्शन होता था, कनेक्ट होता था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी है ना, वो एक वेल्थ क्रिएशन का टूल बन गई है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन इसमें एक चीज़ आता है कि लोग प्रॉपर्टी जो आज की तारीख में खरीद रहे हैं, हाँ, उसके पीछे का मकसद एक है, हाँ, क्या कि हमें अच्छा रिटर्न मिले। बिल्कुल। लेकिन आ गया इसमें, लेकिन ये आ गया कि वो बेचारे फंसते वहाँ हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी ले, कौन सा मकान ले, कौन सा दुकान ले, कौन सा ज़मीन ले, वहाँ वो आके फंस जाते हैं। और अगर वहाँ फिर गलत उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो जो सोच के वो लेते हैं, वो फिर सपना, वो ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि प्रॉपर्टी से पैसा कमाना मतलब बहुत आसान है, लगाया और मिल गया। लेकिन ऐसा देखा गया कि अगर आपके पास सही एडवाइस नहीं है, सही कंसल्टेशन नहीं है, तो आप कई बार ऐसे प्रोजेक्ट में फंस जाते हो जाकर के, ऐसी ज़मीन में, ऐसे फ्लैट में, ऐसी दुकान में, जहाँ पर आपका रिटर्न ऑफ जो ROI होता है, रिटर्न मतलब आपको मिलना चाहिए, वो मिलना तो दूर, आपने जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, हार्ड एंड मनी लगाई है, वो तक डूब जाती है। बिल्कुल। तो सही कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तक हमने नोएडा बात की थी, आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम देश के और कई शहरों पर बात करेंगे, विदेश की बात करेंगे, जो बहुत लेविश लाइफ के लिए जाना जाता है शहर दुबई।
अच्छा, उसके बारे में भी बात करें, क्योंकि आप सोशल मीडिया देखते हो तो अक्सर रील आ जाती है इन्वेस्ट इन दुबई और इतनी सारी चीज़ें काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। कर रहे हैं, सब लोग, बहुत लोग कर रहे हैं जिनका सपना है आज निकलने का। तो मैं अपने गेस्ट का परिचय करवाता हूँ। निशांत के रैलन जी हमारे साथ हैं। निशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत निशांत जी कंपनी है ग्लोबल एकर्स, जो रियल एस्टेट में डील करती है, लोगों को कंसल्टेशन देती है। नोएडा, गुड़गांव, गोवा, दुबई, धौलेरा, ऐसे और कई शहर हैं जहाँ मतलब आज हमारे व्यूअर्स को ज़मीन, मकान, दुकान लेना है, हाँ, तो अच्छी जानकारी मिल सकती है देश में और देश के बाहर, दुबई में, अगर आप कहीं कुछ लेना चाहते हैं तो। बिल्कुल। निशांत जी, मेरा पहला सवाल यही है आपसे, जैसा कि हमने चर्चा की, बहुत से लोग होते हैं जो पैसा चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आए। तो मुझे आप ये बताइए कि जो एक आम आदमी है हमारे देश का, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ बेहतर है? आप देश विदेश दोनों जगह कंसल्टेशन देते हैं। दुबई में पैसा लगाए, गुड़गांव में लगाए, गोवा में लगाए, नोएडा में लगाए, कहाँ लगाए जहाँ उसको अच्छा बेहतर रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो? सो धर्मेंद्र जी, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं प्रॉपर्टी में, तो उसका एक लॉजिक होता है और हर सिटी की अपनी एक आइडेंटिटी है। सो इफ वी टॉक अबाउट धुलेरा, इफ वी टॉक अबाउट गोवा, गुड़गांव, दुबई, तो हर जगह की एक आइडेंटिटी है। मेरा होराइजन अलग हो सकता है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, आपका अलग हो सकता है। आप हो सकता है आप चाहते हैं कि मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ तो मैं गुड़गांव में ही इन्वेस्ट करूंगा, मैं दिल्ली एनसीआर के विद इन इन्वेस्टमेंट रखना चाहता हूँ अपनी। आप सोच सकते हैं कि मैं दुबई में करना चाहता हूँ बिकॉज डाउन द लाइन आई वांट टू सेटल इन दुबई। सो हर जगह की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर, उसके साथ में आप रेंटल इनकम भी चाह रहे हैं, तो आप दुबई कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन और आपको ग्रोथ चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपको एक छोटा टिकट साइज का या फिर कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ लैंड अभी समझ में आता है, तो यू कैन लुक फॉर धुलेरा। अच्छा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि आप एक एमएनसी में काम करते हैं या फिर आपका अपना बिजनेस है दिल्ली एनसीआर में, यू आर लुकिंग टू एक्सपेंड द सेम इन दिल्ली एनसीआर ओनली, यू आर लुकिंग फॉर रेंटल, यू आर लुकिंग फॉर लिक्विडिटी, यू आर लुकिंग फॉर बिजनेस इकोसिस्टम बेसिकली, सो यू कैन कंसिडर गुड़गांव। सो सारी ऑप्शंस हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक लाइफस्टाइल प्लस पैसिव इनकम, रेंटल इनकम भी आपको चाहिए, आपको ग्रोथ भी चाहिए, प्लस आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल भी चाहिए कि मेरे को सेकंड होम के लिए भी मुझे कुछ मिल जाए, रिटायरमेंट होम के लिए, तो आप गोवा कंसिडर कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन या फिर इन्वेस्टमेंट जो माइंडसेट है आपका, जो माइंडसेट है जो उसके आपका हिसाब से प्लान है, प्लान कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसके आप कर सकते हैं। मतलब पूरे देश दुनिया में कहीं भी आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करेगा, आपकी नीड्स पर डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। हम बात करेंगे गोवा में, गुड़गांव में, नोएडा में, इवन धुलेरा में, लेकिन मुझे आप पहले एक चीज़ बताइए। हाँ जी। कि इंडिया का मिडिल क्लास कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे, कहाँ अपने हार्ड अर्न मनी को लगाए कि पैसा 5 साल में डबल हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास के पास पैसा बहुत कम है। राइट। अब जैसे गुरुग्राम में 150 करोड़ की फ्लैट, मुंबई में 400 करोड़ के फ्लैट, तो बेचारा छाती पे हाथ रखता है कि हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो क्या उसके लिए कुछ है अभी हाल फिलहाल की तारीख में? बिल्कुल है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने जो पिछले 2-3 साल 4 साल में कोविड के बाद का जो बुल रन देखा है रियल एस्टेट में, जो आपने गुड़गांव में स्पेसिफिकली देखा होगा, नोएडा में स्पेसिफिकली देखा होगा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने शूट अप हो गए कि आज वो अनअफोर्डेबल हो गए हैं। कई जगह पे 3 BHK अगर हम गुड़गांव में बात करते हैं तो नए लॉन्च में अगर आप जाते हैं, जिसको अंडर कंस्ट्रक्शन में एंटर करना है, आपको 4 से 5 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे फॉर 3 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन पर। यस। अच्छा। एंड 3 BHK इज अ बेसिक नेसेसिटी। मतलब 3 BHK हर कोई कंसिडर करता है कि यार फैमिली है तो मुझे 3 BHK तो चाहिए, ठीक है। सो इस बुल रन के बाद अगर आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि हर मिडिल क्लास या कोई भी क्लास का बंदा ये सोचता है कि मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो मुझे वो इन्वेस्टमेंट करनी है ये जो 2 साल पहले मेरे फ्रेंड ने की थी या मेरे रिलेटिव ने की थी, तो वहां पे आके वो फंस जाते हैं। सो मेरे अगर फ्रेंड ने या मेरे रिलेटिव ने गुड़गांव में 2 करोड़ का एक अपार्टमेंट खरीदा था 2.5 साल पहले, और मैं आज उसकी वैल्यू हो गई यार 4.5 करोड़ या 4 करोड़ फॉर से। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज 4.5 करोड़ का अपार्टमेंट ले लूँ और उसकी वैल्यू अगले 2 साल में 7 करोड़ हो जाएगी, 6.5 करोड़ हो जाएगी। दैट इज इम्पॉसिबल। अगर वो हो भी गई तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं होगा, फिर वो आपकी हो जाएगी अगर आप उसको बेचने के माइंडसेट से खरीद रहे हैं। एग्जिट का ऑप्शन नहीं होगा आपके एग्जिट पास। का ऑप्शन नहीं होगा, बट बिकॉज आप फिर वही, अगर वेल्थ क्रिएशन है आपका पर्पस, तो आपको उसमें एग्जिट नहीं मिलेगी। बट आप एंड यूज के लिए देख रहे हैं तो फिर तो आपको जो लोकेशन चाहिए वो लोकेशन ही चाहिए, फिर तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपको गुड़गांव चाहिए तो आपको गुड़गांव में ही लेना पड़ेगा, जो भी आपके बजट में आता है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर एंड यूज के लिए ना लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहता हूँ, तो एंड इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहता हूँ, तो फिर
उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको सही कंसल्टेंसी की ज़रूरत है. सो वन शुड ऑलवेज फाइंड अ गुड रियल एस्टेट कंसल्टेंट इंस्टेड ऑफ अ ब्रोकर. क्योंकि आप अगर ब्रोकर के पास जाएंगे तो आपको वो बोलेंगे सर ये प्रोजेक्ट आए हैं, आप ये ले लो, आप मुझे चेक दे दो और ये प्रोजेक्ट ले लो, दैट्स इट. बट आई वुड से कि आप किसी के साथ बैठो, आप समझो कि मेरे पास क्या क्या मल्टीपल ऑप्शंस हैं पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर क्या ऑप्शंस हैं. आप उनको अपना बजट बताओ कि मैं इतना खर्च कर सकता हूँ, अगले इतने साल में मैं पैसा दे सकता हूँ. अगर आपका बजट के हिसाब से वो आपको 4 ऑप्शन निकाल के देते हैं अनबाइस्ड, और आपको कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है कौन सा खराब है वो बताते हैं, तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग टू अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट. सो अगर आपको ऐसा कोई कंसल्टेंट मिलता है जिसके साथ बैठ के आप 4 ऑप्शन समझ सकते हैं कि बी इट इन गुड़गांव, बी इट इन नोएडा, बी इट इन गोवा, धुलेरा. अब मेरे पास कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि निशान जी मेरा 2 करोड़ का बजट है, मुझे वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट ROI चाहिए, या फिर मुझे रेंटल इनकम चाहिए लाइफ टाइम की. तो मैं उनको अकॉर्डिंगली गाइड करूंगा. मैं उनको 2 करोड़ में, फिर गुड़गांव में मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है देने के लिए कि मैं उनको कोई ऐसा प्रोडक्ट दे पाऊँ जो 2 करोड़ लगा के या तो वो एप्रिसिएशन ले पाए उसके ऊपर, या फिर वो अच्छा रेंटल ही कमा पाए. बिकॉज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे 2% से ज़्यादा रेंटल नहीं आएगा. कमर्शियल आपको पता है सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा कमर्शियल खाली पड़े, राइट. सो वी आर वेरी ओपन ऑन दैट. एंड आपको मैं कुछ ऐसे ऑप्शंस दे सकता हूँ, बीट इन गोवा, बीट इन दुबई, जहाँ पे आज अगर आप 2 करोड़ रुपए लगाते हैं तो आपका एप्रिसिएशन भी आएगा, बिकॉज वो डेवलपिंग एरियाज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट आना है, और वहाँ पे रेंटल भी बहुत अच्छा आएगा. रेंटल भी कि अगर मैं आपको परसेंटेज में बात करूँ, दैट शुड वेरी बिटवीन 6 to 11%. 11%? यस, 6% तो मिनिमम चाहिए होता है, मिनिमम चाहिए होता है, राइट. मैक्सिमम तो 11% तक है. मैक्सिमम 11 है तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम 6 है तो उससे कम नीचे तो बेकार है फिर इन्वेस्टमेंट. एब्सोल्युटली, मुझे लगता है आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करें अगर आपका नंबर, तो तभी प्रॉपर्टी लेने का फायदा है. और मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ. अगर आप दुबई में प्री लॉन्च में किसी प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं, अराउंड 2 करोड़ के टिकट साइज में भी, अगर आप आज एंटर कर रहे हैं, अगले 3 साल में वो प्रॉपर्टी बन के मिलेगी, तो आप ईयर ऑन ईयर 10 से 15% का एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर. एंड रेंटल इनकम वुड, मैंने जो बोला आपको, 6% से 11-12% की आपको रेंटल इनकम भी आती है उसके ऊपर, कंप्लीट होने के बाद ऑब्वियसली. बट तब तक आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर जाती है. आपने 2 करोड़ की जो चीज़ ली है वो 10 से 15% अगर पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है, तो आपकी प्रॉपर्टी 30 से 40% बढ़ चुकी है 3 साल के बाद. सो आपने जो पैसा लगाया था वो भी बढ़ गया. अब उसके हिसाब से आपको 6% 7% का रेंटल मिलता है. तो वो एक जो नंबर है, वो अगर आप एक्सेल पे कैलकुलेट करेंगे तो वो नंबर बहुत ऊपर चला जाता है. पर क्या मिडिल क्लास के पास, मैंने बात मिडिल क्लास की थी, हाँ जी, क्या उसके पास 2 करोड़ रुपए हैं? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आपके पास बहुत लोग आते हैं. मैंने एक एग्जांपल दिया आपको. अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर मेरे पास आता है, वो मेरे को बोलता है कि 50 लाख में निशान जी मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मैं वहीं आना चाह रहा हूँ. हाँ, तो 50 लाख में ऑब्वियसली मेरे पास गुड़गांव में देने के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास भी नहीं होगा, किसी के पास, ठीक है. 50 लाख में आज से 6 साल पहले कुछ चीज़ें आती थी, जब उनको बोला जाता था लेने के लिए, तो बहुत लोग लेते नहीं थे. बट आज की डेट में 50 लाख में अगर आप मेरे को बोलते हो, तो मेरे पास 2 जगह पे ऑप्शन आते हैं. इधर यू गो फॉर धुलेरा. धुलेरा का नाम सुना है सर आपने? धुलेरा इज़ अ वेल प्लान, गवर्नमेंट का एक प्लान स्मार्ट सिटी है, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं. मेट्रो का काम वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट 80-90% कंप्लीट हो गया है. तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं. वहाँ पे लैंड के ऑप्शंस मिल जाते हैं. गेटेड गार्डेड सोसाइटी में आपको रजिस्ट्री रेडी प्लॉट्स मिलते हैं, जो कि आपको अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्री होने के बाद. ठीक है. तो आपको रजिस्ट्री रेडी प्लॉट्स मिलते हैं, गेटेड गार्डेड मिलते हैं. तो उस पर कोई आपको ज़बरदस्ती कोई कब्जा करने की वो वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सिक्योर्ड है, गेटेड गार्डेड है. दूसरी चीज़, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्री दिखती है तो टाइटल क्लियर होगा, तभी अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की साइट पे वो चढ़ेगा. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर कोई समझे तो उनको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं. करीबन 12-15 लाख में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है धुलेरा में. अच्छा. अभी हम 50 लाख की बात करें तो 50 लाख में हम 4 प्लॉट ले सकते हैं धुलेरा में 150 गज के. अच्छा. और उसमें जो पोटेंशियल है अगले 3 से 4 साल में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जिन अभी मैं एरियाज पे भी आऊँगा, किन एरियाज में इन्वेस्टमेंट आती है, उन एरियाज में करीबन मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 साल में बेयर मिनिमम, बहुत कंजर्वेटिव नंबर बोलूंगा, 2 to 3x का पोटेंशियल है. बेयर मिनिमम 3x. यस. आपने 5 साल में डबल होने का पूछा था, मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3x होगा अगले 4 से 5 साल में. इतना पोटेंशियल आप वहाँ देखते हैं? बिल्कुल. लेकिन निशान जी, जैसा भी हम बात कर रहे थे, अभी थोड़ी चर्चा आई, अब धुलेरा तो मेरे पास है नहीं, यहाँ से होगा 700-800 और 1000 किलोमीटर, जितना भी होगा मुझे नहीं पता. तो वहाँ पर आजकल का एक थोड़ा कड़वा सवाल है, लोग फ्रॉड करने के लिए बहुत बैठे हुए इस इंडस्ट्री में. बहुत ही बदनाम बिल्डर, बहुत बदनाम कॉम है. और जैसे आपने कहा रियल एस्टेट ब्रोकर, वो अलग बदनाम है. कंसल्टेंट की बात मैं नहीं करता. तो कोई एक मिडिल क्लास है
वो लोग अपने कट के लिए कहीं भी इन्वेस्ट करवा देते हैं उसको। अब धुलेरा मैंने देखा नहीं है, तो कैसे भरोसा करे एक आदमी? किस तरह से उसका क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए जो चेक करे कि यार ये आदमी मुझे प्लॉट दिलवा रहा है धुलेरा में जाके 20 लाख रुपए लगा करके, तो ये सही है, इसका टाइटल क्लियर है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल इश्यूज नहीं है कोई और दूसरे। ये कैसे पता करे, कैसे ट्रस्ट करे एक मिडिल क्लास का आदमी? मैं आपको ना एक धुलेरा का ही एग्जांपल लेके बताता हूँ। सो देयर आर मल्टीपल ब्रोकर्स, मल्टीपल कंसल्टेंट्स आल्सो हु आर सेलिंग धुलेरा। अब मेरे पास भी ना, मैं भी जब किसी क्लाइंट को पिच करता हूँ तो दे से कि यार निशांत, मेरे को ना कहीं और से कॉल आया था, ये वाला प्रोजेक्ट है, वो तो नोएडा की कंपनी है, वो तो गुड़गांव की कंपनी है, दे आर डूइंग इट इन धुलेरा एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं अपने क्लाइंट को सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ कि सर मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ एक, आस्क योर चैनल पार्टनर टू सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन है वहाँ पे। अब मैं उनको बोलता हूँ, अब उनका चैनल पार्टनर उनको बोलता है कि सर आपको मैं टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी दूंगा जो कि NA लैंड होगा, नॉन एग्रीकल्चर लैंड होगा, जिसकी NOC आ रखी होगी, सैंक्शनड होगा, प्लान पास आ रखा होगा वहाँ पे, और वो जो प्रॉपर्टी होगी वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी दिखेगी सिंस दैट इज अ रेडी प्रॉपर्टी, राइट। तो जैसे ही वो उस चैनल पार्टनर को बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स भेज दो, वो डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है। सो बेसिक है, अगर धुलेरा में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आस्क फॉर द कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स फॉर द लैंड। अगर मैं 5 एकड़ के लैंड के अंदर एक 500 गज का प्लॉट ले रहा हूँ तो मुझे उस 5 एकड़ के जो 5 एकड़ का लैंड है उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। मैं कंपनी की मार्केटिंग पे नहीं जाऊँगा। प्रॉब्लम क्या होती है सर, जब फ्रॉड होते हैं ना, फ्रॉड होते हैं ब्रोशर सेलिंग पे। आप ब्रोशर खरीदते हो, आप मार्केटिंग खरीदते हो, ब्रोशर नहीं खरीदना है, हमें खरीदनी है डॉक्यूमेंटेशन। हम अगर लैंड ले रहे हैं, हम जाके देख नहीं सकते, एटलीस्ट हम डॉक्यूमेंट्स तो देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो लैंड है 5 एकड़ का, 5 एकड़ के लैंड की मैं रजिस्ट्री मांगूंगा। मेरे को रजिस्ट्री चाहिए जो प्रॉपर रजिस्ट्री हो रखी है। रजिस्ट्री की कॉपी बिल्डर देगा अगर उसको अपना लैंड सेल करना है आगे, ठीक है। देन मैं उससे टाइटल रिपोर्ट मांगूंगा, जो उसने टाइटल रिपोर्ट निकलवाई होगी ऑब्वियसली रजिस्ट्री करते टाइम। आई लास्ट फॉर द NA सर्टिफिकेट, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं उसका सर्टिफिकेट इशू करती है गवर्नमेंट, लैंड यूज चेंज होता है, राइट। तो CLU सर्टिफिकेट मांगूंगा। उसके बाद मैं उससे प्लान पास मांगूंगा। CLU होने के बाद एक प्लान नक्शा पास होता है, अपना जो बिल्डर का आर्किटेक्ट है वो अप्लाई करता है अथॉरिटी में और वो गवर्नमेंट से अप्रूव होके आता है। तो जब तक वो 4 डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है तब तक आपके पास लैंड क्लियर नहीं है। और ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे बिल्डर इन डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करता है, उससे पहले अपना कुछ माल बेच चुका होता है और बाद में वो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, बिल्डर चाहता नहीं है कि वो फ्रॉड करे, बट वो अनइंटेंशनल फ्रॉड बन जाता है। क्योंकि अगर 100 प्लॉट थे एक प्रोजेक्ट में और उसने 30 प्लॉट इस सेंस में बेच दिए कि अगले 30 दिन में 60 दिन में मेरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो अनइंटेंशनल फ्रॉड में चेंज हो जाता है। तो उसमें कस्टमर भी फंस जाता है और बिल्डर भी कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो उस सबसे बचने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स चेक करिए सारे। तो ऐसा कोई फंस गया अगर कस्टमर, तो क्या करेगा बेचारा? उसके लिए क्या रास्ते होते हैं? जैसे आपने बताया ये एक सर्कमस्टांसेस एक है कि उसमें फंस जाए, वो तो फंस गया तो क्या होगा? उसका कोई रास्ता है उसमें? कुछ हो सकता है उसका? सर देखिए, अगर हम धुलेरा SIR की बात करें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की बात करें, तो वहाँ पे रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी रेरा है और बिल्डर ने आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी सेल करी है जिसके बिल्डर के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, बट उसने बोला था कि मेरा रेरा आ जाएगा, अच्छा, तो उस केस में भी आप रेरा के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। वाइल रेरा विल फर्स्ट इंस्टेंस पे रेरा वाले भी ये बोलेंगे कि ये तो प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं है, तो वी विल नॉट टेक दिस केस। तो उसके बाद और भी अथॉरिटीज होती हैं, आप लोकल सेशन कोर्ट में जाके एक अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप लोकल लॉयर को, जो प्रॉपर्टी लॉयर है गुजरात में, अहमदाबाद में, आप वहाँ पे जाके उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे एक बिल्डर के अगेंस्ट नोटिस देना है, तो दिस इज द नोटिस। बिल्डर ने मेरे को बोला कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बिल्डर बोल देगा कि मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई है या NA नहीं है, टाइटल क्लियर नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी लेंगे ही नहीं, राइट? बट आपसे छुपाया गया वो चीज और आपने ले ली, मिस सेलिंग हुई। हाँ, मिस सेलिंग हो गई, तो आप उसके अगेंस्ट एक नोटिस भेज सकते हैं। उस नोटिस का बिल्डर को फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड में रिप्लाई देना होगा और देन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। मेरा यहाँ एक छोटा सा सवाल है। आप धुलेरा की बात कर रहे हैं, धुलेरा अभी पूरी तरह से अनडेवलप्ड है, राइट? नोएडा इतना बड़ा, मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगेगा डेवलपमेंट होने में धुलेरा में। अब कोई बंदा जो नोएडा में ले रहा है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची, किसी ने टाइम पे डिलीवरी नहीं दी, किसी ने डिलीवरी दी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। आप भी देख रहे होंगे कई लोग बैनर पोस्टर लेके हंगामा कर रहे हैं बिल्डर के खिलाफ। बिल्कुल। जब सारे बिल्डर्स जिन्होंने प्रोजेक्ट तकरीबन आधे डिलीवर भी करने के बाद उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि धुलेरा जो अभी अनडेवलप्ड है, आप ये जो 4 चेक पॉइंट मुझे बताए, इसके अलावा भी कल को अगर प्रोजेक्ट डिलीवर हो भी जाए तो भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो भी समस्या नहीं आएगी? सर देखो, नोएडा में जो प्रॉब्लम हुई ना, एक डेटा आपने देखा होगा कि अभी 2 साल पहले का डेटा था कि पूरे इंडिया में जितनी भी
इंसॉल्वेंसी बिल्डर्स की तरफ हुई, उसमें से 35% वाज फ्रॉम नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, राइट। वो क्यों हुई? एक यहाँ पे गवर्नेंस इशू था नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर, और रेरा से पहले 2016 से पहले नोएडा में क्या बिल्डर फॉलो कर रहे थे, चाहे वो छोटा बिल्डर हो चाहे बड़ा बिल्डर हो, व्हाट दे वर फॉलोइंग वाज, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया अपना, कुछ पैसा इकट्ठा किया, इनिशियल EOI लिए या फिर इनिशियल 10% का अमाउंट लिया, वो पैसा उठा के उन्होंने दूसरी लैंड परचेज करी, उस लैंड का पे एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वहां से फिर उसको बेचा। तो कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने ना 100% बेचा, और जब 100% बिकेगा नहीं, ऑब्वियसली 100% बेचने की जरूरत नहीं थी, बट अगर पहले प्रोजेक्ट पे फोकस होता तो अगर 70% 60% भी बिक जाता तो वो प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाता, क्योंकि बिल्डर के पास सफिशिएंट फंड आ जाते। वाइल यहाँ पे क्या हुआ, 10-20% प्रोजेक्ट बिका, उस फंड से हमने नया लैंड ले लिया, तो पहले प्रोजेक्ट तो बनने के पैसे ही नहीं थे हमारे पास। ऐसे हम एक चेन बनाते गए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते गए, और वो फाइनली जाके सारे प्रोजेक्ट स्टक हो गए। सो दैट वाज द बिगेस्ट रीजन नोएडा के अंदर जो हुआ लास्ट 10 सालों में, जो हमने देखा 2010 के बाद बहुत सारे बिल्डर्स ने डिफॉल्ट किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट आज भी बंद पड़े हैं, बहुत सारे NCLT में हैं, तो वो मेन रीजन था। बट आज रेरा आने के बाद 2016 के बाद से आप देखोगे, अगर आप नोएडा और गुड़गांव में हम कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा, नोएडा में अगर आप 10 प्रोजेक्ट देखते हो तो आपको 3 या 4 बिल्डर डिफॉल्ट करते हुए नजर आ जाएंगे इजीली, ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है। वाइल इन गुड़गांव आपको 10 में से 9 बिल्डर प्रोजेक्ट बनाते हुए नजर आएंगे। क्यों, क्या अंतर है? अब यही अंतर है। 2016 के बाद की अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो गुड़गांव में काम हुआ, सो गुड़गांव में वो चीज़ें नहीं हुई। जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला कि नोएडा में गवर्नेंस इशू था, गुड़गांव में वो नहीं था, हरियाणा में गवर्नेंस इशू नहीं था, उसकी वजह से बिल्डर्स प्रॉपरली काम कर पा रहे थे, और रेरा आने के बाद वो चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो गई। तो अब आप नोएडा में भी देखेंगे तो 2016 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर हो रहे हैं, वो टाइमली डिलीवर हो रहे हैं। तो गवर्नेंस इशू को आप बोल सकते हैं थोड़ा सा, और रेरा आने के बाद जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसके बेसिस पे अब ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है रियल एस्टेट मार्केट। बिल्डर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है अथॉरिटीज़ से कि टाइम पे आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। एस्क्रो अकाउंट से फंड है तो वो मार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं होंगे, नए प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं होंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होंगे। तो बहुत सारी गाइडलाइंस है फॉर बिल्डर्स ऑल्सो। एक एस्क्रो अकाउंट जो बताया इन्होंने, वो बता दूं क्या होता है दर्शकों को। जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो एक एस्क्रो अकाउंट उस प्रोजेक्ट का खुलता है बैंक में। जो पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए आया वो उसी में लगेगा और कहीं नहीं जाएगा वो पैसा। तो उससे क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए आसानी होती है, फंड्स उसी में रहते हैं, पहले की तरह नहीं कि वहाँ से निकाला कहीं और लगा दिया। ये है। तो मतलब अगर आप धोलेरा की बात करें, आपकी बात जो मुझे समझ में आई कि नोएडा में प्रोजेक्ट्स क्यों फेल हुए, ये तो मैं समझ गया कि भाई एक लैंड खरीदी, उसी पैसे से फिर दूसरी लैंड खरीद ली। आपको क्या लग रहा है धोलेरा में ये नहीं होगा? धोलेरा में अगर किसी लैंड के लिए आपने पैसा लिया, उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया, तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है बिल्डर को, यही आप कह रहे हो? सो धोलेरा में सर मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। धोलेरा में जो हम 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें एक पीस ऑफ लैंड मिलता है। यहाँ पे हम प्लॉटेड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो देयर आर ओनली 2-3 प्रोजेक्ट्स जो भी लॉन्च हुए हैं जो कि अपार्टमेंट बना के सेल कर रहे हैं धोलेरा में, बाकी सारा अभी लैंड है। तो आप जब लैंड बाय करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बिल्डर के एंड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। बिल्डर्स को सिर्फ रोड बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, सीवरेज देना है, उसके अलावा आपको बेसिक पार्क बना के और प्लॉट की डिमार्केशन करके आपको बेसिक काम हो रहा है। ये बेसिक काम हो रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स में आपको वहाँ पे काम चलता हुआ दिखेगा। जो प्रोजेक्ट में काम नहीं चल रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप विजिट करते हैं, बिकॉज अहमदाबाद यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कोई दिल्ली का कोई क्लाइंट है, उनको विजिट करना है अहमदाबाद या धुलेरा विजिट करना है, 1.5 घंटे की 1.25 घंटे की फ्लाइट है, आप अहमदाबाद जाइए, वहाँ से बिल्डर की गाड़ी आपको धुलेरा लेके जाती है। पूरा धुलेरा आपको दिखाएंगे कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है और अपनी साइट दिखाएंगे। तो आप किसी भी दिन, संडे के दिन, सैटरडे के दिन टाइम निकालिए कि भाई अगर मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं देख के लूंगा, एटलीस्ट मेरे को साइट देखनी है। ठीक है, तो आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मन बनाया, आप वहाँ गए, आपने देखा कि यार लैंड के डॉक्यूमेंट्स तो पूरे थे, वो आपने यहाँ पे चेक कर लिया था, तभी आपने वहाँ जाने का मन बनाया। अब आप वहाँ जाके देखेंगे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि बिल्डर ने पहले कितने प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। बिल्डर पहले 5 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है, आप उनके 5 प्रोजेक्ट पे जाइए, आप उनको बोलिए कि मेरे को बाकी प्रोजेक्ट दिखाओ, वो तो पहले के लॉन्च हैं, उस पर काम हुआ होगा। तो वो आपको खुद से ही थोड़ा सा उसको ग्रिल करना है कि किस तरीके से मेरे को एक सही डिसीजन पे पहुंचना है। तो ये अथॉरिटीज़ भी वहाँ पे सेल कर रही हैं? अथॉरिटी सेल नहीं कर रही है, अथॉरिटी ने लैंड आगे डेवलपर्स को दे दिया। जैसे यहाँ नोएडा अथॉरिटी करती है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करती है, वैसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे, वो सब बिल्डर ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास वहाँ पे लैंड है, बट अभी वो अप फॉर सेल नहीं है। गवर्नमेंट ने भी वो लैंड रखा हुआ है। जब वहाँ पे कंपनीज सेटअप हो जाएंगी, जैसे टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा है, तो उसके बाद दे स्टार्ट सेलिंग दैट लैंड, मे बी टू द डेवलपर्स और डायरेक्टली टू द क्लाइंट्स। अच्छा, धोलेरा इतना फेमस है और गुजरात में पैसा भी है लोगों के पास में, वहाँ के जो बिल्डर काम कर रहे हैं वो यहाँ नॉर्थ इंडिया फोकस क्यों कर रहे हैं? दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ के क्लाइंट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं।
क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? सर वो अक्रॉस इंडिया कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कोशिश कर रहे हैं। सो धुलेरा में इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर से भी आ रही है। सो मेरे क्लाइंट्स हैं जो सिंगापुर रहते हैं, जो यूएस रहते हैं, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन धुलेरा। सबने 3-4 प्लॉट लेके छोड़ दिए हैं, बिकॉज एवरीवन नोज कि गवर्नमेंट अगर इतना पैसा लगा रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रही है गवर्नमेंट, तो वो वेस्ट नहीं जाने देगी। अगर 3500 एकड़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अगर वो पूरा 100 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन के रेडी हो गया, 90% ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो, तो इतना सारा पैसा गवर्नमेंट वेस्ट तो करने नहीं देगी। और दिन रात वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट तो होनी है। अब धुलेरा के जो डेवलपर्स हैं या अहमदाबाद के जो डेवलपर्स हैं, आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर के भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो धुलेरा में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा। जो यहाँ के नोएडा में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, धुलेरा में प्लॉटिंग लॉन्च कर दी। गुड़गांव के देयर आर नंबर ऑफ डेवलपर्स जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली वो यहाँ की मार्केट टारगेट कर रहे हैं, कैटर कर रहे हैं। आप अगर मुंबई जाएंगे तो मुंबई में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं धुलेरा में। दे आर टारगेटिंग दैट वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। सो ऐसे ही आपको अपना इधर कैलकाटा के भी लोग हैं जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो वेस्ट बंगाल में अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। दे आर नॉट सेलिंग इट इनटू दिल्ली। सो हमें लग रहा है कि वो दिल्ली में मार्केटिंग हो रही है, बट वो हर स्टेट में अकॉर्डिंगली मार्केटिंग हो रही है। जिस भी स्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रखा है वहाँ पे मार्केटिंग हो रही है। अब दिल्ली एनसीआर में, अब मैं आई एम फ्रॉम गुड़गांव, मेरे को पता है गुड़गांव के कौन से डेवलपर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। स्टिल आई एम वर्किंग विद 4-5 डेवलपर्स। मुझे पता है कि गुड़गांव के जो डेवलपर अच्छे हैं मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ, और जो अहमदाबाद के अच्छे हैं मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। ओके। मैं अगर एक कॉस्ट जानना चाहूँ धुलेरा में इन्वेस्टमेंट की, अगर किसी को 100 गज का प्लॉट लेना है, लेट्स से एग्जांपल, तो उसकी कॉस्टिंग क्या आती होगी? सर अभी जो रेट चलता है, आज से मैं आपको 3-4 महीने पहले का रेट बताऊंगा और आज का रेट बताऊंगा। अब 3-4 महीने पहले मैंने चीज़ें बेची हैं 7,500 रुपये गज पे। अच्छा। प्लॉटेड डेवलपमेंट, जिसमें आपको पूरी डेवलपमेंट बिल्डर करके देता है, आपको प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है जब भी आपको रहना है, या फिर आप उसको रीसेल कर सकते हैं। ठीक है। अब आज की रेट में जो रेट्स हैं वो 9 से 10,000 रुपये का पर स्क्वायर यार्ड का रेट आ जाता है धुलेरा में। रेट्स इस तरह बढ़ रहे हैं, 3 महीने में 2,000 रुपये ऑलमोस्ट बढ़ गए। बिल्कुल पर गज पे। बिल्कुल। तो ये कहीं 30%, हाँ 30% के आसपास बढ़ गया लगभग। ये रियल एस्टेट का सॉरी ये सोशल मीडिया का बूम तो नहीं है जो सोशल मीडिया पर हर जगह दिख रहा है धुलेरा? सर सोशल मीडिया का बूम होगा ना तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि सोशल मीडिया लोग 3 महीने पहले भी देख रहे थे, तो जो 3 महीने पहले देख रहा था उसको पता है कि यार 7,000 में चीज़ मिल रही थी, आज 9.5 में क्यों लूँगा, राइट। तो कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट का काम है, जो कार्गो का रनवे ऑपरेशनल होने वाला है, या कार्गो जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ऑपरेशनल होने वाला है, जो दिसंबर की डेडलाइन दी थी गवर्नमेंट ने, अभी पीएमओ एडवाइजर भी विजिट करके आए, फिर भूपेंद्र पटेल जी सीएम गुजरात के वो विजिट करके आए। तो जो रेगुलर पुश चल रहा है ना, जो रेगुलर इंस्पेक्शन चल रहे हैं, उसकी वजह से काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, काम बढ़ता हुआ दिखाई। और जैसे जैसे काम दिखने लगा है, पहले क्या था, बंजर लैंड था, लोग जाते थे यार यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब काम दिखने लगा, अब स्ट्रक्चर निकल के आ गया, कार्गो एयरपोर्ट का टर्मिनल दिखने लगा है, अब ABCD बिल्डिंग खड़ी हुई दिखने लगी है, वहाँ से ट्रक्स जाने स्टार्ट हो गए। सेमीकंडक्टर पे आज से अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर प्लांट जो टाटा का बन रहा है वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ कुछ क्रेन्स लगी थी डिगिंग के लिए। आज की डेट में आप जाके देखो, आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। 6 महीने में इतना तेज काम चल रहा है। तो जितना स्ट्रक्चर आएगा, जितनी आपको दिखने लगेगा, उतना वो धुलेरा बिकने लगेगा। अब मुझे ये बता दो, कहीं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वहाँ भी जाके अपने पैसे डुबो तो नहीं देगा ना? तो कहाँ सही पहचान क्या है वहाँ बिल्डर की? बहुत सारे बिल्डर आप कह रहे हो नोएडा से, कोलकाता से, गुड़गांव से, सब जगह से जा चुके हैं, तो फंसे ना, इसके लिए क्या करे वो? सर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया, आज की डेट में एक सबसे बड़ा कैच जो है, डेवलपर्स जो अभी नए बने हैं या फिर जो पुराने भी हैं, दे आर टेकिंग लैंड, दे आर बाइंग लैंड ओवर देयर। वो बाय कैसे करते हैं, वो अग्रीमेंट करते हैं, उस लैंड का रजिस्ट्री नहीं होती है, दे स्टार्ट सेलिंग इट बाय द व्यू कि वो आने वाले टाइम में रजिस्ट्री भी हो जाएगी, वो NA भी हो जाएगा, उसका प्लान पास भी आ जाएगा, और टाइटल रिपोर्ट तो उन्होंने चेक करी होती है, चलो पहले ठीक है, बट उनके पास अपनी नहीं होती है, ऑब्वियसली अपनी तो बाद में निकलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंट के, किसी भी बिल्डर के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट चेक करके उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो 90% 95% चांस है कि आप गलत नहीं होगे। अब 5% तो आप ये मान के चल सकते हो कि डेवलपमेंट नहीं हुई उस प्रोजेक्ट के अंदर, कि बिल्डर ने आपको चीज़ बेच दी, आपने खरीद ली, आपके नाम पे रजिस्ट्री होगी। 5% ये हो सकता है कि बिल्डर ने डेवलपमेंट नहीं करी, बट वो तो सर कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा अजीब सवाल एक और पूछ लो, तो मान लो कोई अगर ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो आप बता रहे हो उसको समझ ना पाए, वो आदमी क्या करे? उसके पास पैसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जान पहचान में जो उस डॉक्यूमेंट्स को समझ नहीं सकते, पर पैसा है उनके पास,
तो इसके लिए भी सर मैं आपको 2 सोल्यूशन बताता हूँ। एक तो ना एक एनीरोर करके एक वेबसाइट है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल सकते हैं। उस वेबसाइट पे जाके आप उस डॉक्यूमेंट नंबर को अगर एंटर करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं गवर्नमेंट की साइट पे वो दिख जाएगा, और वहाँ पे आपको गुजराती के अलावा इंग्लिश में भी दिखाई देता है। अच्छा, तो आप उसको रीड कर सकते हैं कि ये जो बिल्डर की रजिस्ट्री है, जो बिल्डर ने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करा है, वेदर दैट इज लेजिट और नॉट, और वो वेबसाइट के ऊपर है कि नहीं है। ओके, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। सेकेंड चीज़, अगर आपको लगता है, अगर आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से धुलेरा में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपको लगता है तो यू कैन कनेक्ट विद अस, वी विल कनेक्ट यू टू अ गुड लॉयर। आप लॉयर से बात कीजिए, लॉयर को अपनी जो आपको फी देनी है, जो लॉयर की फी होगी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप फी दीजिए और आप उनसे टाइटल रिपोर्ट निकलवाइए प्रॉपर्टी की। बिल्डर ने आपको रजिस्ट्री दी, अगर टाइटल रिपोर्ट निकलेगी, जो भी वो चार्ज करेंगे टाइटल रिपोर्ट में देखिए कि बिल्डर का नाम आता है कि नहीं आता। अगर आता है यू गो हेड विद द इन्वेस्टमेंट, नहीं आता है तो आप पीछे हट जाइए, छोड़ दो। हाँ, अच्छा है। निशांत जी, मैं बात करूँगा थोड़ा देश से बाहर चल के, कुछ थोड़ी देर बात कर लेते हैं। दुबई अमीरों का शहर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं? कोई 5 हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई 5 पॉइंट बताइए कि वहाँ इन्वेस्ट करने की ये बेनिफिट्स हैं, आप अगर करते हैं आप। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, गोल्ड में भी किया हुआ है, म्यूचुअल फंड में भी किया हुआ है, प्रॉपर्टी में भी किया हुआ है, बट उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। सो दुबई में अब इंटरनेशनल एक्सपोजर सबसे ईजी है लेना, कंसिडरिंग कि एक तो 4 घंटे की फ्लाइट है, फटाफट पहुंच गए, ठीक है। दूसरा, दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है जिस तरह से ग्रो हुई है पिछले 5-10 सालों में, तो लोगों ने देखा है कि वहाँ पे अप्रिसिएशन आया है। प्रॉपर्टी बाइंग इज़ वेरी वेरी इजी एंड ट्रांसपेरेंट देयर। जो भी वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है फॉर इन्वेस्टर्स। कुछ अच्छी चीज़ें दुबई की ये हैं कि दुबई में आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छी मिलती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छी मिलती है एंड दैट इनकम इज़ टैक्स फ्री। अच्छा, आप उस इनकम को, वो टैक्स फ्री है दुबई में, अगर वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। आप इंडिया लेके आते हैं तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स है, बट 100% आप उसको इंडिया लेके आ सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। अब उसके बाद आपको वहाँ पे गोल्डन वीज़ा की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर आप वहाँ पे 2 मिलियन दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको वहाँ पे गोल्डन वीज़ा मिलता है फॉर 10 ईयर्स फॉर यू एंड योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। 2 मिलियन दिरहम कितना हो जाएगा? करीबन 4.25-4.5 करोड़। ठीक, तो 4.5 करोड़ की आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है, यूजिंग विच यू कैन सेटअप योर ऑफिस, सेटअप योर बिजनेस इन दुबई। आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं वहाँ पे और आप अपना 10 साल वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं उस वीज़ा को। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुबई को अपने आप में यूनिक बनाता है फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। नहीं, ये जो गोल्डन वीज़ा की बात आपने की, ये मैंने पढ़ा था इसको कहीं, बीच में शायद इसका डिनायल भी आया था कि उन्होंने कहा कि ये गलत खबर है, ऐसा वीज़ा नहीं मिलता गोल्डन वीज़ा 2 मिलियन पे। नहीं सर, वो गोल्डन वीज़ा की बात नहीं थी, दैट वाज अबाउट वीज़ा जो अभी यूएई गवर्नमेंट ने अभी बोला था कि कहीं से न्यूज़ आई थी विच वाज अ फेक न्यूज़, जहाँ पे 29 लाख रुपीज़ देके 29 लाख रुपीज़ देके आप 10 साल का वीज़ा ले सकते थे, या लाइफ टाइम वीज़ा ले सकते थे दुबई का। यस, सो वो जो न्यूज़ आई थी दैट वाज अ फेक न्यूज़। बट ये जो 2 मिलियन दिरहम है, दिस इज द सेम जो पहले था 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो भी आज भी है। तो उसके बेसिस पे मुझे बताइए कि क्या दुबई में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना पैसा चाहिए मुझे? दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2.25 करोड़ से आपको अच्छी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK मिल जाता है। अब दुबई, लोग बोलते हैं कि दुबई बहुत महंगा है, अब गुड़गांव भी बहुत महंगा है। अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे रहेंगे तो गुड़गांव बहुत महंगा है, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड जाएंगे तो गुड़गांव थोड़ा सस्ता हो जाता है। सो सेम गोज फॉर दुबई। अगर आपको डाउनटाउन में रहना है या पाम जुमेरा में रहना है तो दुबई आपके लिए बहुत महंगा है। बट अगर आप रोड पर रहना है, हाँ ऑब्वियसली, सो दुबई बहुत महंगा हो जाता है। बट अगर आप दुबई साउथ चले जाते हो, JVC चले जाते हो, दुबई चले जाते हो, हाँ, तो वहाँ पे चीज़ें आपको सस्ती मिलती हैं। तो आपको 1.5-2 करोड़ में आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको अगेन कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान मिलता है। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है तो आपको 3 साल में आराम से पेमेंट करनी है और उसके बाद आपको रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी मिलती है। अब कोई मेरा व्यूवर जो है 1.5 करोड़ रुपए उसके पास है, पर वो कभी दुबई नहीं गया, ना दुबई का कभी कागज़ है ना कुछ है, वो कैसे ले? प्रोसेस वाइज मुझे समझाइए, पूरा प्रोसेस क्या होगा स्टेप बाय स्टेप। सो दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि आपका दुबई जाना, पहले अगर आप दुबई नहीं गए हैं तो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। सो दुबई में प्रॉपर्टी लेना बहुत सिंपल है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं दुबई में प्रॉपर्टी लेने का, आजकल आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इंडिया के अंदर भी VC पे सेल हो रही हैं, वर्चुअल कॉल पे सेल हो रही हैं, राइट। तो आप दुबई के किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के साथ या फिर डेवलपर के साथ डायरेक्टली VC पे जुड़िए, वो आपको पूरा प्रोजेक्ट समझाएंगे, पूरा दुबई का आपको मैप दिखाएंगे कि दुबई में ये चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट है, यहाँ से दुबई शुरू हुआ। जैसे हम बताते हैं गुड़गांव की यहाँ से शुरू हुआ, दिल्ली की वजह से एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट के पास गुड़गांव बना, गुड़गांव के बाद सिकंदरपुर के आसपास का एरिया डेवलप हुआ, सबसे पहले इफ्को चौक आया। तो ऐसे वो आपको प्रॉपर जीरो से आपको ऊपर लेके जाएंगे, आपको समझाएंगे कि दुबई में कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, कहाँ पे आपको आज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और
आपके टिकट साइज जो आपका बजट है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, कितना रेंटल आपको मिल सकता है। सो आप जब सारी चीज़ें समझ जाएंगे, आप पहले दुबई का मैप समझिए, ज्योग्राफी समझिए। किसी भी जगह आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप गुड़गांव में, गोवा में, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्योग्राफी समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो वरना आपको कोई भी कुछ भी बेच देगा और आप फिर आप बोलेंगे कि 2 करोड़ हमने नहीं, लगाए मैं और फेयर फिर डील की बात कर रहा हूँ। हाँ किसी व्यूअर के पास 1.5 करोड़ रुपए है, हमारे व्यूअर के पास, वो आपके पास आया, हाँ जी, आप उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है दुबई में कैसे इन्वेस्टमेंट करना। हम पहले उनको ज्योग्राफी समझाएंगे दुबई ठीक है। की, कि दुबई कहाँ से शुरू हुआ, आज दुबई में क्या डेवलपमेंट आ रही है, रसल खीमा एक और जगह है वहाँ पे क्या डेवलपमेंट आ रही है, जितने भी एमिरेट्स हैं वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, और उन डेवलपमेंट के हिसाब से कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, उन किन किन प्रोजेक्ट्स में उनका बजट सेट होता है। तो वो हमने सब कुछ समझा दिया, फिर हम उनको फाइनलाइज कराएंगे। तो बेसिकली पहले हम नीड एनालाइज करेंगे, उनको प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के लिए चाहिए या रेंटल के लिए चाहिए। ठीक है, अगर वो मेरे को बोलते हैं रेंटल के लिए चाहिए तो मैं अकॉर्डिंगली उनको वही प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा जिसमें उनको रेंटल इनकम बहुत अच्छी मिल सकती है। वंस द प्रोजेक्ट इज फाइनलाइज, उसके बाद हम उनको लीगल प्रोसेस बताएंगे कि सर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, इतनी आपको पेमेंट्स करनी है, अकॉर्डिंगली फिर आपकी रजिस्ट्री होगी दुबई लैंड डिपार्टमेंट में, 4% की वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। इंडियन का कैसे होता है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। मतलब पैसा कैसे जाएगा यहाँ पैसे से? कैसे जाते हैं, कैसे वो नहीं जाना चाहता, चलो आप वो भी मान लिया मैंने, पर वो होता कैसे है, प्रोसेस क्या होता होगा यहाँ से हमारा अगर फंड आपने कैसे किसी जाएगा? एक बंदे का भी कराया है तो कैसे कराया है वो? मैं पूरा कैसे, मतलब आप समझ रहे हैं मैं कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं नोएडा में बैठा हूँ तो मैं नागालैंड सिक्किम में नहीं जा सकता, उसका एक प्रोसेस है, वहाँ जाके ज़मीन नहीं ले सकता। राइट, मैं हिमाचल में भी कई जगह पे जाके ज़मीन नहीं ले सकता, पहाड़ों पे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक इंडियन कैसे दुबई में जाके ले सकता है, वो क्या प्रोसेस है, कागज़ क्या होता है, कहाँ जाके रजिस्ट्री होती है, फंड्स कैसे जाते हैं यहाँ फंड्स से? कैसे जाते हैं, अब फाइनेंस होता है तो कैसे होता है? ठीक है। हाँ। सो तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका पासपोर्ट लगता है, आपको यहाँ से फंड ट्रांसफर करने होते हैं, जो भी आपको फंड, जो बिल्डर आपको अकाउंट देगा उसमें आपको फंड ट्रांसफर करने हैं। आपके बैंक में इंटरनेशनल बैंकिंग, आप अपने किसी भी बैंक से जाके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी कन्वर्जन चार्ज होगा वो आपको देना होता है। बिल्डर के अकाउंट में फंड जाएंगे, आपको उसमें क्लियर मेंशन करना होता है दैट यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई यू आर पेइंग द फंड्स। वो बिल्कुल सिंपल, जैसे आप इंडिया में प्रॉपर्टी लेते हैं उसी तरीके से वहाँ पे प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई ऐसा डिफरेंट प्रोसेस नहीं होता, जैसे कि अच्छा, हाँ मतलब नहीं तो इंडिया में तो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना प्रॉपर्टी का, तो हमको जाना पड़ता है, हमारे थम्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स मैं होते हैं, उसी पे आ रेटिना रहा था होते हैं, वो तो सब कैसे वो होता है? कैसे होगा? वो सब वहाँ पे जाके ही होता है। निशांत जी, एक और चीज़ मैंने सुनी है, जो लोग दुबई में इन्वेस्ट करते हैं कि हुआ बना हुआ दुबई बहुत महंगा है। कुछ लोग कहते हैं कि दुबई में तो गुड़गांव सस्ती प्रॉपर्टी है, नोएडा सस्ती प्रॉपर्टी है कई जगह, ऐसा है क्या? काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि दुबई में गुड़गांव से सस्ती प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, गुड़गांव में तो 150 करोड़ का है ना एक। कैमिलियाज में तो गुड़गांव में सिर्फ वो कैमिलियाज है 150 करोड़ का, सारी प्रॉपर्टीज 150 करोड़ की नहीं है। तो गुड़गांव में सस्ती प्रॉपर्टीज भी हैं, बट हाँ अगर हम गुड़गांव और दुबई को जब प्रॉपर्टी के प्राइस पे कंपेयर करते हैं ना, तो हम उसको अमेनिटीज से कंपेयर करना भूल जाते हैं। कि हम जब बात करते हैं कि दुबई में आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है, तो अगर मेरे को 3 BHK चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, 3 BHK नए लॉन्च में मेरे को 4 से 5 करोड़ का मिलता है आज की डेट में। दुबई में मेरे को 3 BHK 3 करोड़ में मिल जाएगा, बट यहाँ पे मुझे 4 में मिल रहा है। ठीक है, गुड़गांव में मेरे को 3 BHK 2 करोड़ में भी मिलता है रेडी टू मूव, बट वो मेरे को 20 साल पुरानी 15 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन मिलती है, जिसके अंदर कोई भी अमेनिटी नहीं है, जहाँ पे ना स्विमिंग पूल मिलता है, ना क्लब मिलता है, ना ही कोई लाइफस्टाइल अमेनिटी मिलती है। वाइल दुबई में मैं चाहे पुरानी प्रॉपर्टी लूँ चाहे मैं नई प्रॉपर्टी लूँ, मेरे को उस टिकट साइज में जिसमें मुझे चाहिए गुड़गांव से सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है विद एमिनिटीज। तो अच्छा ही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आपने कहा कि 1.5 से 2 करोड़ मिनिमम टिकट साइज चाहिए एक हैंडसम अच्छी प्रॉपर्टी लेने के लिए। अगर मैं 1.5 करोड़ रुपए में कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लेता हूँ दुबई में, मैं उससे महीने का कितना पैसा रेंटल इनकम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऑन एन एवरेज? ओके, सो अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं दुबई में 1.5 करोड़ के आसपास का, तो आप 7-8% की रेंटल लीड लगा लीजिए उस पर। 8% भी आप अगर लगाते हैं तो आप करीबन 90,000 रुपये 1 लाख रुपए का रेंटल आराम से निकाल सकते हैं उससे। अब ये बताइए कि अगर दुबई में कोई अगर प्रॉपर्टी ले और उसके साथ अगर मिस सेलिंग हो जाए, कोई गलत तरीके से फ्रॉड हो जाए, तो फिर वो क्या करे? सर दुबई में आपको जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं, और अगर आप दुबई से नहीं हैं, आप इंडिया में बैठ के प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप वेरीफाई करो कि आप सही चैनल के थ्रू प्रॉपर्टी ले रहे हो कि नहीं ले रहे। तो दुबई जैसे इंडिया में भी जो फ्रेश लॉन्च में प्रॉपर्टी सेल करते हैं ब्रोकर्स या एजेंट्स, उनके पास रेरा सर्टिफिकेट होता है, तो दुबई में वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर भी लाइसेंस मिलता है टू सेल द प्रॉपर्टीज़। अगर आपका जो एजेंट है, जो दुबई में कंसल्टेंट है, उसके पास वो लाइसेंस नहीं है, पहले आप वो लाइसेंस चेक करिए। अगर वो लाइसेंस है और उसने आपके साथ कुछ मिस सेलिंग करी है या फ्रॉड किया है, तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके आप
आराम से एक आपको ईमेल करना है और आप वहाँ पे फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। आपका जो रेजोल्यूशन है, मुझे लगता है 30 से 60 दिन में आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा कि आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है, उस एजेंट का लाइसेंस भी कैंसिल होगा, आपको कंपेंसेशन भी मिलेगा, क्योंकि दुबई के लॉज इंडिया की तरह नहीं है, वहाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फ्रॉड होने के चांसेस, इसीलिए मैंने कहा कि वहां पर ना ये फ्रॉड, चोरी चकारी ये सब नहीं है, मतलब क्राइम फ्री शहर है बिल्कुल। तो वहाँ आशंका कम है कि इंडिया की तरह लोग इस तरह से चीजें करेंगे। अच्छा, ये डर होगा कि भाई लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, डर है, वो इस डर की वजह से ऐसा काम करेंगे भी नहीं। और एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया दोबारा मिलेगा भी नहीं, ये भी होता होगा। लाइसेंस कैंसिल नहीं होता है वापस, क्योंकि दुबई में बहुत सारे एजेंट्स बाहर से आके काम करते हैं, तो लाइसेंस भी कैंसिल होगा, पेनल्टी भी लगेगी, इट कुड इवन लीड टू प्रिजन, और उसके अलावा आपको वो वापस भी भेज सकते हैं, वीजा भी नहीं मिलेगा, जीवन वो वापस भी भेज सकते हैं, आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। सो दुबई में पेनल्टीज जो हैं या फिर जो फाइन्स हैं वो बहुत हैवी है, मतलब ये जो खौफ है ना इंसान को कभी करने नहीं देगी। तो इसीलिए कानून का डर होना चाहिए, इसलिए बहुत सेफ है दुबई में। अब एक और शहर की बात करेंगे निशांत जी, जो अपनी मौज मस्ती के लिए, पार्टीज के लिए, हॉलीडे के लिए फेमस है इंडिया में, गोवा की बात कर रहा हूँ मैं। तो गोवा में प्रॉपर्टी का क्या सीन है? दिल्ली एनसीआर से महंगी है, सस्ती है, या कैसा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, क्या है? सो गोवा में सर देखो, गोवा में ना 3 तरह की प्रॉपर्टीज है। अच्छा। सो आज के टाइम में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, हाँ, वो लोग प्लॉट्स देख रहे हैं, जिसको रेंटल इनकम चाहिए। गोवा में ना अभी पिछले 3-4 सालों में स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK 2 BHK का कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है। लोग प्रेफर करते हैं, फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं आजकल, तो विद पूल आने लगे हैं, विद जकूजी आने लगे हैं। अच्छा। सो अच्छी चीज़ है। होटल में आपको एक रूम मिलता है, या तो आपको स्वीट लेना तो फिर आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अपार्टमेंट में आपको एक बड़ा स्पेशियस घर मिल जाता है, फुली फर्निश्ड, एक अमेनिटीज़ के साथ। वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिलता है, फाइन डाइनिंग भी मिलता है, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। सो 3-4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं गोवा के अंदर। सो इन केस समवन इज लुकिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन की, मैंने तो एक प्लॉट लेना है, लेके मैंने छोड़ देना है, इधर आई बिल्ड अ विला ओवर दैट, कि मैं 4-5 साल बाद एक विला बना लूंगा, फिर मैं उसको रेंट पे दे दूंगा, या फिर मैं उसको सेल कर दूंगा प्लॉट को। तो आपके पास प्लॉटिंग के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्थ गोवा में भी प्लॉट ले सकते हैं, साउथ में भी ले सकते हैं, लोकल डेवलपर्स के होते हैं, या फिर लोकल जो इंडिपेंडेंट प्लॉट्स सेल करते हैं लोग, वो ले सकते हैं। नहीं तो आप महाराष्ट्र रीजन में, जहाँ मोपा एयरपोर्ट बना है, तो उसके आसपास सारी डेवलपमेंट आ रही है, उसके पास आप महाराष्ट्र रीजन में भी प्लॉट्स ले सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपर्स एक्टिव हैं जो प्लॉटिंग अपनी लेके आए हैं विद ऑल द अमेनिटीज़। सो दैट इज़ हार्डली 5-10 किलोमीटर्स फ्रॉम गोवा। आप गोवा में ही रहते हैं, गोवा की आप बीचेस को एंजॉय करते हैं, गोवा के लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं, और आप प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं वहाँ पे, जो कि आपको शायद गोवा में प्लॉट लेने में थोड़ी सी फाइट आती है ड्यू टू पोर्टुगीज लॉ। वाइल जो आपको किसकी वजह से प्रॉब्लम आती है वहाँ? पोर्टुगीज लॉ। आपने कहा एक पोर्टुगीज लॉ है, उसकी वजह से वहाँ प्रॉपर्टी में कई बार डिस्प्यूट्स आते हैं, वो क्या है? सो पोर्चुगीज़ लॉ में क्या था, पहले जो लोग उस लॉ के हिसाब से वो प्रॉपर्टी सेल हो रखी थी या ट्रेड हो रखी थी पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, वो प्रॉपर्टीज़ किसी ने किसी को ट्रांसफ़र करी, बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एंड गोवा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, गोवा में आज भी आप जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे खाली प्लॉट्स मिलेंगे, जहाँ पे बहुत डेवलप्ड जगह पे भी खाली प्लॉट्स मिलेंगे, और उसके ऊपर लिखा होगा दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय मिस्टर सेंट एंड्रयूज, दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय सो एंड सो। और वो बोर्ड्स क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं आपको 90% प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड मिलेंगी। अच्छा। गोवा में ऐसी बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी है कि एक रशिया से कोई NRI आया, उसने वो गोवा के 2 महीने रहा, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने हर साल आना शुरू करा, उसने एक प्रॉपर्टी ली, उसके बाद वो कभी उस प्रॉपर्टी को देखने ही नहीं आया। अच्छा। सो अनक्लेम प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। तो अनक्लेम प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी बहुत सारे ऐसे भी केसेस हुए गोवा के अंदर कि लोगों ने, जो वहाँ के लोकल से या बाहर के लोग थे, उन्होंने कोशिश करी उन अनक्लेम प्रॉपर्टीज की लिस्ट निकाल के उनको बाहर के लोगों को सेल करने की। अभी एक रिसेंटली भी एक फ्रॉड हुआ था, अगर आपने सुना हो, गोवा के ही एक लोकल ने अराउंड 5200 करोड़ का फ्रॉड किया है, ऐसी अनक्लेम प्रॉपर्टीज के पेपर्स बनवा के उनको बाहर के लोगों को बेचा। सो गोवा में अनक्लेम प्रॉपर्टीज बहुत थी, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, क्योंकि अनक्लेम प्रॉपर्टीज के आप टाइटल क्लियर करा ही नहीं सकते, जिसका कोई क्लेमेंट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी कभी सेल नहीं हो सकती। तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन गोवा लाइक दैट। तो फिर तो गोवा बहुत प्रोन हो गया फ्रॉड के लिए, बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं गोवा प्रोन है भी, बट उसके साथ साथ हम जो वर्किंग करते हैं, मैं आपको अपना वर्किंग स्टाइल बता देता हूँ। हम डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, जो कि एक लैंड पार्सल लेते हैं, बड़ा लैंड पार्सल, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराते हैं, देन अगेन हम घूम फिर के रेरा पे आ जाते हैं। क्यों रेरा जब से इन प्लेस आया, रेरा सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, और जब रेरा ने उस पर स्टैंप लगा दी कि ये प्रॉपर्टी सारे ड्यू डिलिजेंस हो चुकी है, इसमें कोई भी अब आके क्लेम नहीं कर सकता, तो उसका एक प्रोसेस होता है उसको क्लियर कराने का, जिस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगता है। अच्छा। सो जब रेरा में फाइल जाती है तो पहले लाइसेंसेस लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो न्यूज़पेपर
में ऐड दिया जाता है। अगर कोई भी क्लेमेंट है तो उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, 6 महीने। जैसे गुड़गांव के अंदर आप 1 महीने में रेरा ले आते हो, आपने आपका लाइसेंस आ गया, आपने आज रेरा की फाइल लगाई, 1 महीने में आपको रेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गोवा में आपको वही रेरा सर्टिफिकेट लेने में 6 से 9 महीने, साल भी लग जाता है। अच्छा, हाँ जी, उससे पहले आपको उसको एनए करवाने में 1 साल लग जाता है, क्योंकि आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है, क्योंकि गोवा में एनजीटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो सारे डिपार्टमेंट से आप, अगर महाराष्ट्र रीजन की जो मैं आपसे बात कर रहा था, वहाँ पे आपको एक एनए लेने के लिए 16 डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है। अरे वाह, नो ऑब्जेक्शन के लिए। यस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, एनजीटी, आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी है। जब आप मल्टीपल डिपार्टमेंट से एनओसी लेते हो तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो वो अगर आप एज एन इंडिविजुअल जाते हो और इंडिपेंडेंट प्लॉट बाय करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सन है। आप बोलोगे कि यार मैंने गोवा में प्लॉट ले क्यों लिया, मेरे को 2 साल लग गए, मेरा पेपर ही नहीं क्लियर हो पा रहे। बहुत हैसल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैसल वाला प्रोसेस है, राइट। सो बिल्डर्स के लिए वो इन एंड आउट वाली एक्टिविटी है, वो डे इन डे आउट करते हैं। वो आज सेम चीज़ कर रहे हैं, उनको अगले प्रोजेक्ट के लिए फिर 6 महीने बाद करनी है, तो दे नो द प्रोसेस, दे नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। और वो तो फिर जब ये बता ही रहे तो बता दो कि सेकंड होम अगर किसी को गोवा बनानी है तो किस इलाके में या किस बिल्डर में या किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है वो? सर, सेकंड होम अगर बनाना है तो 2 तरह से आप वहाँ पे होम ले सकते हो। या तो आप बिल्ट अप विला ले सकते हो, अगर किसी बिल्डर ने, जैसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं वहाँ पे, वो क्या करते हैं, उन्होंने लैंड लिया, उसके ऊपर वो सारे एनओसीज लेते हैं और उसके बाद वो आपको प्रॉपर रजिस्ट्री करा के आपको हैंड ओवर करते हैं। फुली फर्निश्ड विला आप डायरेक्टली बिल्डर से परचेज कर सकते हो। ठीक है, एक आपके पास ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि आप इंडिपेंडेंट कोई प्लॉट बाय करो, बट प्लॉट बाय करने में अगेन वो प्रॉब्लम आएंगी। तो आप तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं जहाँ पे अपार्टमेंट्स के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे गुड़गांव में सोसाइटीज होती हैं, कॉन्डोमिनियम्स होते हैं, वहाँ पे आपको सर्विस्ड अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। अच्छा। सर्विस्ड अपार्टमेंट में क्या होता है, बिल्डर्स आजकल क्या कंसेप्ट लेके आए हैं वहाँ पे, स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK 2 BHK 3 कैटेगरी दे दी, 3 टावर्स दे दिए एक प्रोजेक्ट में। 3 में से उन्होंने 1 टावर को कर दिया सेल्फ यूज का टावर, 2 टावर्स को कर दिया उन्होंने सर्विस्ड अपार्टमेंट। सो उसमें एक होटल चेन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी होटल के चेन का नाम ले लेता हूँ कि मैरिट उसको मैनेज कर रहा है, या फिर वेस्टर्न उसको मैनेज कर रहा है, या रिजेंटा कोई मैनेज कर रहा है, तो वो मैनेज करेगा पूरी सोसाइटी को एज अ होल। तो वहाँ पे अब आप पे डिपेंड करता है आपको सर्विस्ड वाला अपार्टमेंट लेना है या फिर आपको सेल्फ यूज़ वाला अपार्टमेंट लेना। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को गोवा में 1 साल के अंदर ज़्यादा टाइम रहना है, मेरे को 2 महीने 3 महीने गोवा रहना है, तो आप सेल्फ यूज़ वाला अपार्टमेंट ले सकते हैं। ठीक है, मैनेज उसको वही करेगा, जो भी सर्विस ऑपरेटर होगा वही मैनेज करेगा उसको, उसकी जो मेंटेनेंस होगा वही करेगा, लेकिन आपको रेंटल नहीं आएगा सर्विस सेल्फ यूज़ वाले अपार्टमेंट में। तो उसमें आप कभी भी जाके रह सकते हैं। और आप किसी भी थर्ड पार्टी से, जैसे एयरबीएनबी हो गया या फिर किसी और थर्ड पार्टी से, बहुत सारे एयरबीएनबी जैसे लोकल वेंडर्स हैं गोवा के अंदर, जिनके थ्रू आप अपना प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते हैं। ठीक है, दे विल मैनेज इट, दे विल टेक सम शेयर ऑफ प्रॉफिट और वो आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया कि आपको अगर 12-15 दिन ये 12-15 दिन या 1 महीना आपको गोवा में रुकना है, तो आप सर्विस्ड अपार्टमेंट के ऑप्शन में जा सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी पूरा साल रेंट पे रहेगी। जब भी आपको विजिट करना है, अगर 15 दिन का आपका अग्रीमेंट है, तो आप 15 दिन के लिए उसको बुक कर लीजिए, आप उसमें रहिए और आप बाकी टाइम उसका रेंटल एंजॉय करिए। सो ये कंसेप्ट आपको मिल जाता है। ये बढ़िया। दोनों के रेट में कोई डिफरेंट होता है? रेट बिल्कुल सेम होता है। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट, मैक्सिमम बिल्डर 90% बिल्डर आपको फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट देते हैं विद ऑल द अमेनिटीज विद इन द प्रोजेक्ट। अराउंड क्या कॉस्टिंग क्या होगी आज के टाइम में? जो आपको 2 BHK अपार्टमेंट मिलता है अराउंड, अगर हम नॉर्थ गोवा की बात करें तो 2-2.25 करोड़ 2.5 करोड़ तक आपको 2 BHK अपार्टमेंट मिल जाता है। एरिया क्या होता है उसका? ऑलमोस्ट 2 BHK अपार्टमेंट का एरिया होता है 1200 से 1300 स्क्वायर फीट। ठीक है। सुपर और ये एरिया। जो विला बता रहे थे आप? विला आपके स्टार्ट हो जाते हैं, विला आपके 300 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट हो जाते हैं अच्छे विला। 300 स्क्वायर मीटर से गोज अप टू, देयर इज नो लिमिट। गोवा में 6000 स्क्वायर मीटर तक के आपको मेंशन मिल जाते हैं। तो आपको 1000, 1500, 2000 स्क्वायर मीटर जितने आपको बड़े विला चाहिए वो मिल जाते हैं। और ये 300 स्क्वायर मीटर का रेंज क्या होगा प्राइस? 300 स्क्वायर मीटर का विला की रेंज आएगी 5 से 6 करोड़ के बीच में। लोकेशन इसकी नॉर्थ गोवा बता रहे हैं आप? हाँ जी। साउथ गोवा में प्रॉपर्टी सस्ती है कुछ? साउथ गोवा में प्रॉपर्टी सस्ती है। साउथ गोवा में डेवलपमेंट कम होती है। साउथ गोवा में जो लोकल्स हैं, वहाँ के लोकल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है। मतलब होता क्या है गोवा में ना, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो पोर्चुगीज लॉ हो गया, उसके अलावा लोकल से भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे सब कुछ विलेज पंचायत कंट्रोल करती है। अनलाइक यहाँ पे जैसे दिल्ली एनसीआर में MCD होती है, MCG होती है, वहाँ पे विलेज पंचायत होती है आज भी। विलेज पंचायत के ऑफिस बने हुए हैं। तो जो पंचायत होती है, आपको सारे अप्रूवल पंचायत से लेने होते हैं। तो आपको अगर आपके अपने प्लॉट पे एक पेड़ भी काटना है तो आपको पंचायत से अप्रूवल लेना पड़ता है। अच्छा, हमारी अपनी प्रॉपर्टी में अगर काटना हाँ तो जी। भी? तो क्या ये नॉर्थ गोवा में नहीं है? हर जगह है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। बट अभी नॉर्थ और साउथ में डिफरेंस ये है कि नॉर्थ गोवा इज
मच मोर कमर्शियलाइज्ड देन साउथ गोवा। साउथ गोवा में लोग अपने घर में रहते हैं, मतलब लोग एंड यूज वाले जो हैं वो साउथ गोवा में रहते हैं। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं वो नॉर्थ गोवा में जाते हैं, या फिर जिसको पार्टीज करनी है वो नॉर्थ गोवा में जाता है। सो दोनों में जगह डिफरेंस है। नॉर्थ गोवा में डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, साउथ गोवा में डेवलपमेंट कम होती है, ऑप्शंस कम आते हैं, लैंड भी सस्ती है क्योंकि ज़्यादा पार्टीज नहीं होती, ज़्यादा कमर्शियलाइज नहीं है, तो लैंड सस्ती है वहाँ पे, तो इसलिए आपको अपार्टमेंट की कॉस्ट सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ को। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर 2.25 करोड़ का 2 BHK मिलता है आपको, तो वहाँ पे 160 का मिल जाएगा, 170 का मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और स्टूडियो अपार्टमेंट कितने का आता होगा अगर नॉर्थ गोवा की बात करें, कोई 450, 500, 600 स्क्वायर फीट का? स्टूडियो अपार्टमेंट अगर नॉर्थ गोवा में आप देखते हो तो आपको आज की डेट में करीबन 80-90 लाख से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक लोकेशन पर। हाँ जी। इनफैक्ट हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जहाँ पे आपको, जिसको हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट तो फैमिली के लिए होता नहीं है, वो तो रेंटल का ही पर्पस है। रेंटल का है, तो उस पर हम 5% की आपको मिनिमम गारंटी देते हैं कि 5% का रेंट आपको टिल पोजेशन मिलेगा, जब तक उसकी अपार्टमेंट की पोजेशन नहीं हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको 5 से 11-12% तक का रेंटल, जो भी आपका सर्विस डिपार्ट, जो भी ऑपरेटर होगा वो मैनेज करेगा, तो वो आपको रेंटल शेयर करेगा। 50-50 में आपका शेयरिंग होती है। तो अगर 12% रेंटल आ रहा है तो 6 आपका, 6 उनका, इस तरीके से वो मेंटेन होता है। अच्छा खासा रेंटल वहाँ पे आपको मिल जाता है स्टूडियो में भी। निशांत जी, एक सवाल ये है कि 50 लाख, 20 लाख, करोड़ों की बात हमने कर ली। हाँ जी। अब बहुत से लोग हमारे मिडिल क्लास में जो किसी तरह से पैसे जोड़ते हैं, सपोज करिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, वो 10 लाख रुपए में कहाँ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिससे उसको एप्रिसिएशन मिल सके और सेफ रहे उसका पैसा? सो 10 लाख में ना सर, देखो मैं ना अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ बताता हूँ कि आप ना अपने आसपास के एरिया में देखो कि आपको अपने आसपास के 10-20 किलोमीटर में तो मिलेगा नहीं। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं 50 किलोमीटर में नहीं मिलेगा। 100-150 किलोमीटर के एरिया में देखो कि आपको सबसे सस्ती चीज़ और सबसे एक, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा हो, जहाँ पे कोई स्टोरी लाइन हो, जहाँ पे आपको लगता हो कि, मैं कहता हूँ 50% भी आपको चांसेस लगते हो कि ये जगह ग्रो कर जाएगी, आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी। बट 10 लाख रुपए अगर किसी के पास हैं आज की डेट में, और वो धुलेरा जाके देखना चाहता है और धुलेरा समझना चाहता है कि कब ये स्टार्ट हुआ, किसकी ये प्लानिंग थी, क्या क्या चीज़ें आई, SIR क्या है, SIR एक्ट क्या है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, वो सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे लगता है 10 लाख रुपए में आपको 100 गज का प्लॉट धुलेरा में आराम से मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में भी बताया 2 से 3 गुना वो 4 से 5 साल में होना है, सब्जेक्ट टू आपने लोकेशन बहुत अच्छी ली हो, जो आपका प्रोजेक्ट लोकेटेड है वो अच्छी लोकेशन पे हो, और एक अच्छे डेवलपर का, रेप्यूटेड डेवलपर का, जिसने 2, 4, 5 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बना के डिलीवर किए हों। अब मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा या फिर देश में कहीं भी जितने भी ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनमें ये ट्रेडर्स का रोल क्या है? इन लोगों ने क्या हाइप क्रिएट करके रखा हुआ है क्या? क्योंकि ट्रेडर्स सुनते हैं कि अब नोएडा में ट्रम्प टावर बना, एक दिन में सारे के सारे फ्लैट्स बुक हुए। ये ट्रेडर्स का खेल तो नहीं है हाइप क्रिएट करने का? सर देखो होता क्या है ना, ट्रेडर्स जो होते हैं ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ही होते हैं। इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं एक प्रोजेक्ट में और उसके बाद वो एग्जिट कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा इसमें थोड़ी गलती एंड यूज़र की भी है। अच्छा, कि ट्रेडर्स को इतना चांस मिल जाता है अंदर एंटर करने का। मैं वो गलती बताता हूँ क्या करता है एंड यूज़र। एंड यूज़र हमेशा महंगा खरीदता है, ट्रेडर हमेशा सस्ता खरीदता है, और ट्रेडर ही एंड यूज़र को बेचता है। ये मार्केट की सच्चाई है। अब इसमें होता क्या है कि ट्रेडर जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, तो सेम कॉल ट्रेडर के पास भी आती है ब्रोकर की, सेम कॉल एंड यूज़र के पास भी आती है, राइट? वाइल आई अंडरस्टैंड कि एंड यूज़र को डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लगता है, बिकॉज उसके पास एक ही प्रॉपर्टी लेने के पैसे हैं, वाइल ट्रेडर कैन बाय 5 सच प्रॉपर्टीज एक बारी में। तो उस टाइम पे जो डिसीजन मेकिंग होती है ना एंड यूज़र की, वो ऐसे काम करती है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, क्योंकि अभी वहाँ पे खाली लैंड है, अभी बिल्डर का बोर्ड भी नहीं लगा, एंड यूज़र उसमें 10 कमियां निकालेगा। एंड यूज़र बोलेगा कि यार यहाँ से ना ड्रेन जा रहा है, यहाँ से हाई टेंशन वायर जा रही है, यहाँ से ना यार ये रोड है ये बनी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें वो निकालेगा। बट जो ट्रेडर होगा ना, ट्रेडर को पता है कि अगर ये जो लोकेशन है ना, ओवरऑल मैं इसको देखता हूँ, ये मेरे को 6 महीने में पैसा नहीं देगी ना, बट जब तक ये बन के रेडी हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट 3 साल 4 साल में जब भी ये बन के रेडी होगा ना, इस प्रॉपर्टी के रेट डबल होंगे। जो मैं आज 20,000 फुट की चीज़ ले रहा हूँ, ये 35,000 फुट पे ट्रेड करेगी। तो ट्रेडर वहाँ एंटर करता है, तो ट्रेडर की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत तेज होती है, उसकी वजह से एंड यूज़र को लॉस होता है।
उसकी वजह से एंड यूज़र को लॉस होता है। तो जहाँ पे एंड यूज़र सोचता रह जाता है कि मैं लूँगा और वो लेट कर देता है, वहीं पे ट्रेडर क्या करता है, प्री लॉन्च में जब बिल्डर ने लॉन्च भी नहीं किया होता उससे पहले ही अपना एक चेक देके 4 चेक देके अपनी 4 यूनिट्स बुक करा दी एक बहुत नीचे के प्राइस पे। फॉर एग्जांपल बिल्डर को एक प्रोजेक्ट 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे लॉन्च करना था, ट्रेडर के पास और एंड यूज़र के पास दोनों के पास एक कॉल आई कि आपको प्री लॉन्च में अगर जाना है तो आप 12,000 12,500 रुपये पे आप हमें चेक दे सकते हैं, ये रेट 1 महीने बाद चेंज हो जाएगा। तो ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर को पता है कि 15,000 की जगह है, तो ट्रेडर क्या करता है 12,000 के रेट पे चेक दे देता है, 12,500 रुपए के रेट पे। एंड यूजर वेट करता है कि लॉन्च हो जाएगा, जब ब्रोशर आएगा, जब मैं लेआउट्स देखूंगा तब मैं चेक दूंगा या तब मैं उसको समझूंगा प्रोजेक्ट को कि यहाँ पे पोटेंशियल है कि नहीं, यहाँ मैं रह पाऊंगा कि नहीं। तो वो सारी चीज़ों में 2,500 रुपये का डिफरेंस जो प्रीमियम है वो ट्रेडर ले जाता है और वही 2,500 रुपये एंड यूजर की जेब से चला जाता है। तो मेरा सवाल यहाँ यही पे था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं हाइप क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स जो ले रहा है वो तो एंड यूजर है नहीं, और जो एंड यूजर के पास आ रहा है वो तो फिर महंगा ही आ रहा है ना। सर देखो, इसका ना एक रीज़न मैं आपको ये भी बोलूँगा कि पिछले 5 साल में कोविड जब तक था, 2020 के बाद या 21 के बाद मैं बोलूँगा, 2020-21 तक ना लोग सेविंग मोड में ज़्यादा थे इंडिया के अंदर। बट जो 21 के बाद से कंजम्पशन मोड में आए हैं, हर चीज़ में पैसा जो स्पेंड होने लगा है, लग्जरी में, आप रियल एस्टेट में देख लो, आप कार्स में देख लो, ऑटोमोबाइल में देख लो, आप फोन्स में देख लो, तो जो कंजम्पशन इंक्रीज हुई है इंडिया की पिछले 5 सालों में, उससे पहले वो ट्रेंड ही नहीं था। कंजम्पशन इंक्रीज होना ही सबसे बड़ा रीजन है कि आज हमें 8 करोड़ और 7 करोड़ के 3 BHK का लॉन्च देखने को मिलता है। बिकॉज दे आर नॉट जस्ट 3 BHK, दे आर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स विच दे आर सेलिंग। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो तो आप एक्स्ट्रा पे करते हो, राइट? तो एंड यूजर को महंगा मिलेगा, एंड यूजर को चीज़ें ज़्यादा महंगी लगने लगी हैं, क्योंकि 2020 तक तो हमने सोचा ही नहीं था प्रॉपर्टी लेने का। 2020 तक बहुत सारे लोग कहते थे कि यार रेंट पे रह रहे हैं, अच्छा है, कभी जॉब ट्रांसफर होगी तो बैंगलोर ले लेंगे, नहीं तो हैदराबाद ले लेंगे, नहीं तो पुणे ले लेंगे। बट अब उन्हें पता है कि यार एक घर तो ले ही लो। ठीक। अच्छा, अब मुझे आप फेयर होके बताइएगा, एक मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूँ, गोल्ड में करूँ, SIP करूँ, नॉर्मल FD में रखूँ, कहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा मुझे, बेहतर कहाँ है? सर इन सारी चीज़ों में ना थोड़ा सा हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट एपेटाइट क्या, एक तो आपका कॉर्पस कितना है आपके पास आज इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरा आपका एपेटाइट कितना है। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में अगर डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, आप जितने मर्जी अच्छे स्टॉक ब्रोकर या फिर वेल्थ कंसल्टेंट की आप हेल्प ले लीजिए, आप स्टॉक इक्विटीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कंसिडरिंग कि अब आप पिछले 1-1.5 साल से देखिए, मार्केट ने अगर निफ्टी देखेंगे तो 2% का रिटर्न दिया है। लास्ट अक्टूबर में हम ये बातें कर रहे थे कि ट्रंप आ जाए, ट्रंप आ जाए, ट्रंप आ जाए। जैसे ही ट्रंप आया उसके बाद से मार्केट की हालत खराब है। तो सबने देखा कि मार्केट में ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिए, अब मार्केट से पैसा निकलने लगा है, और अब मार्केट ने ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि कुछ लोग तो निकल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो 20% 30% नीचे आ गए हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक तो लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, प्लस यू शुड हैव सम नॉलेज कि स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे होती है। और स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक फेयर, एक आप जो डिसेंट तरीका है वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आपको बेयर मिनिमम 2 से 3 साल का होराइजन लेके चलना ही पड़ता है ऑब्वियसली। अगर आप 3 साल का होराइजन लेके एंटर करते हो तो आप उसमें कुछ पैसा बना सकते हो। और आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछते हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ना ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। यू शुड गो फॉर गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट। तो आप रियल एस्टेट से हैं इसलिए तो नहीं कह रहे रियल एस्टेट में करना चाहिए, इसका कोई आधार है, प्रूवन डेटा है, प्रूवन है। आप 20 साल पहले रियल एस्टेट के प्राइसेस देखिए, आप 15 साल पहले रियल एस्टेट के प्राइसेस देखिए, आप 10 साल पहले देखिए, आप पिछले 5 साल पहले देखिए। 2021 में जो चीज़ थी वो 25 में कितने की। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आप चीज़ आज लेंगे वो 2027 में डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बट आज जो आप चीज़ लेंगे वो अगली साइकिल में डबल से ज़्यादा होगी, वो आपको पता है, वो होगी। ठीक है, अब हम फास्ट फॉरवर्ड ऑन करते हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम फास्ट फॉरवर्ड ऑन, जिसमें हमारा 1 लाइन का सवाल होगा, आपके जो भी जवाब होंगे 1 लाइन 2 लाइन जो भी होगा। पहला सवाल हमारा ये है कि गुरुग्राम या फिर गोवा, रियल एस्टेट में कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? डिपेंड्स। अगर आपका गुड़गांव का बजट है और आपको गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेनी है, इट डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ अ इन्वेस्टर। आपको अगर गोवा में सेकंड होम के लिए, रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी लेनी है तो गोवा इज़ अमेजिंग। अगर आपको गुड़गांव में रहना है, दिल्ली NCR का टच चाहिए, आपको बिजनेस इकोसिस्टम चाहिए, तो आप यू शुड स्टे इन गोवा। और अगर वो रिटर्न चाहता हो अच्छा, तो अगर रिटर्न चाहता है यू शुड इन्वेस्ट इन गोवा। यही मेरा सवाल है कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, कोई ऐसी परफेक्ट जगह जहाँ 5 साल मेरा पैसा 3x 4x हो जाए। अगर आपको 5 साल में 3x 4x करना है पैसा, तो मैं आपको बोलूँगा आप कुछ लैंड पार्सल या तो गोवा में ले सकते हैं, महाराष्ट्र रीजन में, जहाँ पे मोपा के आसपास डेवलपमेंट आ रही है। वहाँ पे आपको एरो सिटी बनती हुई नजर आएगी अगले 4 से 5 साल में। वहाँ क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है। तो यू कैन इन्वेस्ट इन ईदर इन गोवा और धुलेरा। गुड़गांव में आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है 50 लाख में। रेसिडेंशियल, कमर्शियल
लैंड या फिर ऑफिस स्पेस, कौन सा अच्छा रहेगा रिटर्न के लिए? अगर आपको कैश फ्लो चाहिए तो यू शुड गो फॉर कमर्शियल और ऑफिस स्पेस, और अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए तो यू शुड गो फॉर लैंड। गोवा में बहुत लोग निशांत जी रिजॉर्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या फ़ायदे का सौदा है रिजॉर्ट बनाना, इन्वेस्ट करना वहाँ पर? बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है, डिपेंड करता है उसको ऑपरेट कौन कर रहा है और उसकी लोकेशन क्या है। अब आपने रिजॉर्ट ले लिया बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है रिजॉर्ट चलाने का या ऑपरेट करने का उसको, तो चांसेस हैं कि 95% तो रेस्टोरेंट का भी हमें पता है कि वो फेल हो जाते हैं, तो रिजॉर्ट तो और बड़ा लेवल हो गया। तो अगर आप एक अच्छे ऑपरेटर के साथ उसको ऑपरेट करते हैं, एक अच्छा पार्टनर लेके आते हैं, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ आप डील करते हैं, या आपका कनेक्ट है उस तरह का, आप होटल मैनेजमेंट के ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि आपको बड़े से बड़े पार्टनर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप रिजॉर्ट ले सकते हैं। बहुत फ़ायदे का सौदा है, और उसके साथ साथ आपको लोकेशन देखनी है कि रिजॉर्ट की लोकेशन क्या है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाते जाते आप हमारे जो भी व्यूवर्स हैं जिनको हम फैमिली कहते हैं, आप उनको जो भी एक मैसेज देना चाहते हो अपने फील्ड को लेके, रियल एस्टेट को लेके, वेल्थ को लेके, वो आप दे सकते हैं कैमरे पे। या रियल एस्टेट में कस्टमर जो होता है वो गलती क्या करता है, जो मैसेज आपके दिमाग में आ रहा हो, जो आपके माइंड में आ रहा हो, वो आप मैसेज दे सकते हैं हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि हम उनको फैमिली बोलते हैं। सो आप कभी भी अगर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको हमेशा फॉलो करनी है। अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आप पहले ये देखिए आप प्रॉपर्टी बाय किससे कर रहे हैं। कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सिर्फ बेचना चाहते हैं और वो बेचने के बाद आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। तो आप पहले जिस प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी एजेंट से आप बात कर रहे हैं, आप उनको समझने की कोशिश करिए। अगर आपने उनको समझ लिया और आपसे उनकी बॉन्डिंग अच्छी बन गई और आपको लगा कि उनके पास नॉलेज है, वो बायस्ड नहीं है, वो आपको सारी चीज़ों के प्लस और माइनस बता के चल रहे हैं, सो दैट मीन्स कि वो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी डील दिला सकते हैं। सेकेंडली, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं ग्रीड के चक्कर में। अगर आपको कोई लालच दे रहा है कि आपको ये प्रॉपर्टी में सस्ते में दिलवा देता हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो उसमें आपको ड्यू डिलीजेंस बहुत ज़्यादा करनी है एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टी सर्च में जो आप करते हैं। तीसरी चीज़, रेरा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। रेरा बायर्स के लिए भी है, रेरा डेवलपर्स के लिए भी है। सो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाके, हर स्टेट की अपनी एक वेबसाइट होती है, आप उस पर जाके बिल्डर की सारी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, कितने टावर्स, कितने एकड़ में एरिया है, वो सारी जो ईच एंड एवरी डिटेल जो आप चाहते हैं कि आपको एजेंट बताए, वो आप सारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं घर पे बैठ के, और उससे ऑथेंटिक सोर्स आपको कोई नहीं मिलेगा। तो अगर आप रेरा की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, रेरा आने से पहले आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करिए। आप रेरा आने के बाद ही, सारी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद, अगर एज पर रेरा नॉर्म्स आपको लगता है तो ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो देख, जैसा कि निशांत जी ने कहा, जो चीज़ें उन्होंने बताई उसको आप फॉलो करिए। 3 पॉइंट्स बताएं आपको। आप पहले अपने जो एजेंट है या कंसल्टेंट है उसको समझिए, रेरा चेक करिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स देखिए कहाँ कैसे क्या है, और कोई लालच देता है सस्ते में कोई चीज़ दिलवाने का प्रॉपर्टी का, तो उसके चक्कर मत पड़िए, क्योंकि वो कुछ मिलना नहीं वहाँ से आपको। जो आपने कमाया वो लेके जाएगा कोई, और फिर बाद में आप रियल एस्टेट मार्केट को या किसी और को गाली देते रहेंगे, परेशान होंगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं। बाकी आपके कोई और भी सवाल हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या आप किसी प्रॉपर्टी के संबंध में, उससे रिलेशन में आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो निशांत जी का नंबर हम लोग स्क्रीन पर भी देंगे और डिस्क्रिप्शन पर भी दिया हुआ है। आप वहाँ से बात कर सकते हैं, आप सजेशन ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों अभिषेक? बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि जो ट्रैप वाली बात है, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, कोई ट्रैप में मत फंसिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ आप उससे बचिए। और ये पॉडकास्ट सिर्फ इसीलिए है कि आपने जो मेहनत से, परिश्रम से, पाई जोड़ के जो पैसे कमाए हैं ना, वो आपका बच के रहे। क्योंकि बहुत बहुत मेहनत लगता है एक रुपया कमाने में, और किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, इवन किसी के 50 लाख रुपया जब डूबते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग जो खड़े ही रह जाते हैं, पता नहीं, उसमें लगता ही नहीं कभी डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। तो उससे बचिए आप। अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कीजिए, तब जाके कोई प्रॉपर्टी बाई कीजिए। और ये सब काम पैसा देने से पहले कीजिए। 1 रुपया भी किसी को देने से पहले पूरी तरह उसको वेरीफाई करिए, उसके बाद पैसा दीजिए। पैसा देने के बाद कुछ नहीं होता फिर। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिए। निशांत जी, आपने समय दिया और बहुत अच्छी बातें बताई लोगों को रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, और सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि देश दुनिया के बारे में बात हुई है। और मुझे उम्मीद है कि लोग आपकी बातों से उनको नॉलेज मिलेगी और फ़ायदा मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार आपका। आभार।